India's best learning app. बच्चों, हम लोग क्लास 10th के साइंस को पढ़ रहे थे और साइंस में केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कर रहे थे हम लोग, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर में मेटल्स के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा। हमने उन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखा, फिर उसको डिफ्रेंशिएट भी करा था। उसके बाद लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की शुरुआत करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी सब्सटेंस का डिपेंड करता है कि हाउ इट रिएक्ट्स विथ एनीथिंग, विथ एयर, विथ वाटर, विथ मेटल, विथ एसिड, विथ बेस। तो किसी भी चीज़ का केमिकल प्रॉपर्टी अगर आपको देखना हो तो यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट इट्स केमिकल रिएक्शंस। उनके केमिकल रिएक्शंस को देख लीजिए, वो चीज़ों के साथ कैसे रिएक्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस केस में बच्चों हम लोगों ने मेटल्स का सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखा था कि जब हमारा मेटल ऑक्सीजन के साथ या फिर एयर के साथ रिएक्ट कर रहा था तो वो मेटालिक ऑक्साइड बना करके आ रहा था। अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास, तो मैंने सबसे पहला वेरी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। और इस चरण में हमारा जो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज़ था वो ये था कि मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस रिस्पेक्टिव मेटालिक ऑक्साइड। मेटल जो होता है वो एयर के साथ में रिएक्ट करके रिस्पेक्टिव मेटालिक ऑक्साइड बना करके हमको देता था। बच्चों, हम लोगों ने एक बात और पढ़ा था, ये जो मेटालिक ऑक्साइड होगा इसका नेचर हम लोगों ने देखा था कैसा होता है, बेसिक होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सारे मेटल्स एक जैसे रिएक्ट्स नहीं करते हैं। कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते थे जो बहुत विग्रसली रिएक्ट करते थे और रिएक्ट करके अपने ही प्रोडक्ट में आग लगा देते थे, है ना। उसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे भी नहीं रख पाते थे, हवा में। दूसरा, कुछ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते थे जो रिएक्शन तो करते थे लेकिन इतना विग्रसली, इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं करते थे। और कुछ लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये सब होते थे जो कि तो रिएक्ट ही नहीं करते थे किसी भी केस में। तो इस तरह से हमने देखा मेटल ऑक्साइड बना करके कैसे अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिनोट कर रहा है। फिर हमने पढ़ा कि इन्हीं ऑक्साइड में अगर हम वाटर डाल दें तो ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे रिस्पेक्टिव बेस। और बच्चों, आपको याद होगा हमने आपको दो एग्जाम्पल्स ऐसे भी दिए थे, जिंक का और एल्युमिनियम का। हमने आपको बताया था कि एक मेटल होता है जिंक जिसका ऑक्साइड बनता है ZnO, और एक मेटल होता है एल्युमिनियम जिसका ऑक्साइड बनता है Al2O3। इन दोनों में खास बात यह है कि ये एसिडिक नेचर के भी होते हैं और साथ साथ बेसिक नेचर के भी होते हैं। और ड्यू टू दिस ड्यूअल बिहेवियर वी हैव टू से दैट these all oxides are of amphoteric nature। ये ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। आपको इतनी बातें याद रखनी थी। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास और हेडिंग लगाते हैं अपने दूसरे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी लिखिए आप, रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। किसके साथ? वाटर के साथ। सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी किसके साथ हमने देखा? एयर के साथ में मेटल का रिएक्शन। और अब हम लोग देख रहे हैं वाटर के साथ में मेटल का रिएक्शन। तो आप हेडिंग लगाइए, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। बहुत डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा, आराम से सब चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी। चलिए, जहाँ जहाँ जरूरी लगे वीडियो को पॉज करके और चीज़ों को आप नोट डाउन करते चलें। सबसे पहली बात तो बच्चों आप ये लिखिए कि लिखिए metals react with water, metals react with water to produce metallic oxides, and hydroxides, metallic oxides and hydroxides, where hydrogen gas
वेयर हाइड्रोजन गैस, अगली बार से हाइड्रोजन गैस को H2 लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस ऑल्सो रिलीज्ड, ऑल्सो प्रोड्यूस्ड या ऑल्सो फॉर्म्ड। तो कुल मिलाकर के बच्चों कहना यह है कि जब भी कहीं पर कोई केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेगा मेटल्स का, तो हम लोग उसके रिएक्शंस को लिख करके देंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन हमने करवाया था एयर के साथ में, आपको याद होगा, तो वहां पर क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा था, केवल मेटेलिक ऑक्साइड। लेकिन यहां पर चूंकि साथ में हम वाटर भी डाल रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा, देखो मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं। जस्ट इससे पहले वाले प्रॉपर्टी में हमने देखा था, अच्छा पहले आप इसका एक डायग्राम बना लीजिए इस तरीके से, मेटल्स को डिनोट कर लीजिए M से और साथ में लगा दीजिए उसके वाटर मतलब H2O, और ये जब हमारा बनेगा तो या तो मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा या नहीं तो मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा और साथ में H2 रिलीज होगा ही होगा। तो ये आपका डायग्राम हो गया। इस डायग्राम पे जब हम अलग अलग मेटल्स को पुट करेंगे तो हमको अलग अलग इक्वेशंस फॉर्म होंगे। आपको रटना नहीं है इक्वेशंस को, आपको इक्वेशंस का डायग्राम रटना है। ये जो डायग्राम मैंने अभी लिखा इसको आप याद कर लीजिए, और इस डायग्राम में मेटल के जगह पर कभी सोडियम, कभी पोटेशियम, कभी एल्युमिनियम, अलग अलग मेटल्स को रख के देखिए, आपको अलग अलग रिजल्ट्स मिलते जाएंगे, है ना। चलिए अब आप यहाँ पर ध्यान दोगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर, हाँ देखो मैंने यहाँ पर दो चीज़ें लिखी है, एक तो ऑक्साइड और एक तो हाइड्रो ऑक्साइड। तो बच्चों जब हम लोग वाटर बहुत ज़्यादा गर्म वाटर नहीं लेते हैं, मतलब ये नॉर्मल वाटर लेते हैं या फिर थोड़ा सा गर्म वाटर लेते हैं, तो उस केस में हमको हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा स्टीम वाटर यूज़ करेंगे, मतलब वेपर यूज़ करेंगे वाटर का, तो तब जाकर के हमको मेटल का ऑक्साइड मिलता है। तो ये दोनों ही बातें बस बेसिक एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। अब उसके बाद ध्यान दो, पहले वाले प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि मेटल का रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ कराते थे तो हमको केवल मेटल का ऑक्साइड मिलता था। लेकिन अभी हम लोग मेटल को केवल ऑक्सीजन के साथ नहीं बल्कि एक और चीज़ में डाल रहे हैं, क्या? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का भी तो कंट्रीब्यूशन रहेगा प्रोडक्ट में, यानी प्रोडक्ट में मेटल के साथ ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड निकलेगा ही निकलेगा, साथ साथ में हाइड्रोजन भी इमिट होगा। ये बात आपको याद रखना है। समझ में आ रही है बात? चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को लिख लेते हैं, फटाफट से नोट डाउन करिए, लिखिए एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स को लिखिए। सबसे पहला सोडियम को लेकर के चलते हैं। ये फिर से बच्चों वही बात है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं ये। जब हम इस सोडियम को डालेंगे वाटर में तो सबसे पहली बात ये क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, और साथ में क्या रिलीज करेगा? ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। दूसरी बात, ये रिएक्शन इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा, यानी ये साथ में जो है सो हीट एनर्जी का भी प्रोडक्शन करेगा। और ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर ये हीट एनर्जी इतना ज़्यादा होगा कि ये अपने ही प्रोडक्ट को क्या करा देगा? जला देगा। यानी यहाँ पर क्या कैच हो जाएगा अपने प्रोडक्ट में? फायर कैच हो जाएगा, आग लग जाएगा। तो आपको याद रखना है कि सोडियम एक ऐसा रिएक्टिव मेटल है जिसको आप ना हवा में रख सकते हो ना पानी में रख सकते हो। कारण जब आप हवा में रखोगे तब भी रिएक्शन होगा, तब भी इसमें आग लग जाएगा, जब पानी में रखोगे तब भी रिएक्शन होगा, तब भी आग लग जाएगा। तो सोडियम को आप हवा और पानी कहीं भी नहीं रख सकते हो। समझ में आ रही है बात? ये बहुत हाईली रिएक्टिव। अच्छा, इसका कारण क्या है? क्योंकि सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, और हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो, जैसे कि सोडियम, अगर मैं यहाँ पर सोडियम की जगह पर पोटेशियम यूज कर लूँ फिर भी सेम चीज होने वाला है। पोटेशियम प्लस वाटर, सबसे पहला तो बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और फिर जाकर रिलीज होगा हाइड्रोजन। लेकिन दोनों ही केसेस में हीट रिलीज होंगे और आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा हो जाएगा? तो जल जाएगा। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक बात नोट लिख लीजिए कि दीज बोथ रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। ये दोनों ही रिएक्शन कैसे हैं? एक्सोथर्मिक हैं। बच्चों ये एक्सोथर्मिक वर्ड क्या होता है मैंने आपको पहले क्लास में बताया था जब हम लोग रिएक्शंस पढ़ रहे थे। दो तरह के रिएक्शंस होते हैं थर्मली, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट का एग्जिट हो रहा होगा, हीट बाहर जा रहा होगा। एंडोथर्मिक कहने का मतलब जिसमें हीट एंटर हो रहा होगा। तो ये बात आपको याद रखना है। EX लिखा हुआ है मतलब एग्जिट हो रहा है, IN लिखा हुआ है मतलब इन हो रहा है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए ये बात ध्यान से आप याद रखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल हैं इनको आप बस वाटर दे दो,
अब वाटर कैसा है डजेंट मैटर, वाटर ठंडा है, गर्म है, स्टीम है, ये किसी भी वाटर के साथ में क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स की लाइक कैल्शियम, तो इनमें देखो क्या होता है ना, जब हम कैल्शियम का रिएक्ट करवाते हैं अलग अलग वाटर के अलग अलग स्टेट्स के साथ में, सबसे पहले हम इसको कराते हैं ठंडे वाटर के साथ में, कोल्ड वाटर के साथ में। तो आप लिखिए कैल्शियम प्लस H2O, और यहाँ पर जो हमारा H2O है वो कैसा वाटर है, कोल्ड वाटर है। H2O कैसा वाटर है, कोल्ड वाटर है। तो बच्चों यहाँ भी बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनता है यहाँ भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज नहीं होता है कि यहाँ पर जो है सो आग लग जाए, मतलब यहाँ फायर प्रोड्यूस नहीं होगा। क्या डिफरेंस है सर इन दोनों में? तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है ना, वो कोल्ड वाटर के साथ, नॉर्मल वाटर के साथ, किसी भी वाटर के साथ, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो इसमें फायर कैच होगा ही होगा। लेकिन कैल्शियम थोड़ा सा उससे कम रिएक्टिव होता है, तो ये इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं हो पाता है कि इसमें जो है सो फायर कैच हो जाए। समझ में आ रही है बात? हालांकि इसका भी रिएक्टिविटी कम नहीं होता है, ठंडे पानी के साथ भी ये रिएक्ट करता है विग्रसली, बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं करता है कि वो आग कैच करवा ले। ये बात आपको याद रखना है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। इससे भी डाउन आते हैं, तो जब आप इससे भी डाउन आइएगा ना, तो एक मेटल हमको मिलता है मैग्नीशियम। जब हम मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ में तो क्या होता है समझिए। आप एक बात बताओ, मैग्नीशियम को जब हम रिएक्ट करवाते हैं कोल्ड वाटर के साथ में तो ये रिएक्ट करता ही नहीं है, यानी यहाँ पर हमको मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन के लिए पानी को थोड़ा सा गर्म रखना पड़ता है। यानी यहाँ पर ये किस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और उस केस में ये क्या प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पर ये MgOH ट्वाइस और साथ में हाइड्रोजन गैस। यहाँ भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होगा, बहुत कम। यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ तो वो रिएक्शन ही नहीं कर रहा था, यहाँ तो हमको पहले से हीट देना पड़ा पानी के अंदर में, तब जाकर के वो रिएक्शन प्रोसीड ही हुआ। तो जैसे जैसे रिएक्टिविटी घटते जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी घटते जाएगा। हमको ये बातें याद रखनी है। चलिए उसके बाद कुछ अलग अलग मेटल्स की बात करें, तो अगर हम इससे भी कम रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो मेटल्स लाइक फेरस, एल्युमिनियम और जिंक, है ना, ये तो ऐसे मेटल होते हैं जो, सबसे पहली बात, अगर हम इसके सामने कोल्ड वाटर लेके जाएंगे ये रिएक्शन नहीं करेंगे, अगर हम इनके सामने हॉट वाटर भी लेके जाएंगे तब भी ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो हमको यहाँ पर क्या करना होता है, हमको यहाँ पर स्टीम देना होता है, यानी हमको यहाँ पर वाटर का वेपर देना होता है जो बहुत गर्म होता है। तो यानी इन सारे मेटल्स का रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ नहीं होगा, हॉट वाटर के साथ नहीं होगा, स्टीम के साथ होगा, और स्टीम के साथ रिएक्ट होने के बाद ये फिर से बनाएंगे अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स और साथ में रिलीज करेंगे क्या, हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रही है बात? तो इन तीनों के ही रिएक्शंस को एक एक करके आप देख लीजिए। सबसे पहले हम रिएक्ट करवाते हैं आयरन को, फिर हम करवाएंगे एल्युमिनियम को, और उसके बाद देन आफ्टर जिंक को। तो व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर, लेकिन सर यहाँ पर ये वाटर किस फॉर्मेट में है, गैस के फॉर्मेट में है, और गैस के फॉर्मेट में कहने का मतलब क्या होता है, ये स्टीम है। कैसा है ये, लिक्विड तो है नहीं, स्टीम है। चलिए उसके बाद फिर यहाँ पर जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे एल्युमिनियम को, तो ये क्या बनाएगा, एल्युमिनियम को किसके साथ करवा रहे हो, वाटर के साथ में, और ये भी किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। जिंक को करवाओ आप वाटर के गैसियस फॉर्म के साथ में, और देखिए हर जगह बनाइए ऑक्साइड्स। तो जब यहाँ पर आप बनाओगे तो यहाँ हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ ऑक्साइड बनेगा। याद रखना इस बात को, यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। तो जब ये ऑक्साइड बनता है तो फेरस का Fe2O3 ये ऑक्साइड बनेगा, एल्युमिनियम का Al2O3 ये ऑक्साइड बनेगा, और जिंक का ZnO ये ऑक्साइड बनेगा। और साथ में ही तीनों ही केस में क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। चलिए उसके बाद कोई ज़्यादा हीट रिलीज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक बात आप याद रखिए, अगर हम मेटल को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ में
तब भी बनता है मेटालिक ऑक्साइड, और तब मेटालिक हाइड्रोक्साइड भी बनता है। ऑक्साइड कब बनता है? जब हम स्टीम से करवाते हैं। और हाइड्रोक्साइड कब हम बनता है? जब हम वाटर से करवाते हैं, चाहे तो वाटर हॉट हो चाहे तो वाटर कोल्ड हो। वाटर अगर गर्म होगा या ठंडा होगा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेकिन अगर स्टीम से करवा देंगे तो केवल ऑक्साइड बनेगा। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए सर, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मेटल, आपने तो पढ़ाया था कि मेटल का ऑक्सीजन के साथ करते थे तब भी ऑक्साइड बनता था, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये जो ऑक्साइड बन रहा है वो एयर के साथ करने से बन रहा है या फिर वाटर के साथ करने से बन रहा है। तो इन द केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स विथ वाटर, जब वाटर के साथ ऑक्साइड बनेगा तब एक बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन भी रिलीज होगा, लेकिन जब एयर के साथ ऑक्साइड बनेगा तब वो हाइड्रोजन प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं हमको मिलेगा। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं लोवेस्ट रिएक्टिव मेटल्स की, किनकी? लोवेस्ट रिएक्टिव मेटल्स की। वैसे मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे होते हैं लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, यानी मेटल्स लाइक, आप इसको लिखिए एक अलग फॉर्मेट में कि मेटल्स लाइक गोल्ड, मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर metals like gold and नहीं कॉमा करो, कॉमा silver and platinum Pt etc do not react with water in any condition। समझा आप? सबसे पहली बात, वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन होगा। जो बहुत रिएक्टिव मेटल होंगे उनको फर्क नहीं पड़ता कैसा पानी है, रिएक्ट कर जाएंगे। जो मॉडरेट रिएक्टिव होंगे वो गर्म पानी के साथ करेंगे, जो और ज़्यादा कम रिएक्टिव होंगे वो स्टीम के साथ करेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव होंगे वो तो करेंगे ही नहीं। किसी भी स्टेट में आप दे दो पानी को, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी, जब हम पढ़ेंगे कि कैसे वाटर के अंदर से, जैसे मान लो कि ये अगर H2O है तो रिएक्शन होने के लिए पहले यहाँ पर H को अलग होना पड़ता है, उसके लिए उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए जो ये लोग दे नहीं पाते हैं, और ये चीज़ नहीं होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट यहाँ पर ये लोग नहीं करा पाते हैं इसको। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये था आपका मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम लोग देख रहे थे, रिएक्शन विथ वाटर। एक बार मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ। सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी हमने देखा मेटल का एयर के साथ में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्या रिलीज करेगा, मेटालिक ऑक्साइड। फिर हमने देखा मेटल का वाटर के साथ में, अभी हम लोग देख रहे थे मेटल का वाटर के साथ में, और यहाँ क्या बनेगा, मेटालिक ऑक्साइड भी और मेटालिक हाइड्रोक्साइड भी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बनाएगा सोडियम ऑक्साइड, और वही सोडियम अगर हम बात करें वाटर के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जो कि है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स। क्या है वो, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, आप लिखिए रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। ये आपका थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल का। ध्यान से समझिएगा बच्चों, जैसे हम लोगों ने देखा कि मेटल हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सेम वे में ऑक्सीजन, सेम वे में जो हमारा मेटल है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा। लिखिए यहाँ पर, जनरली मेटल्स react with acid to form respective salt and water। एक डायग्राम बना लो, एक जगह पर लिखो मेटल्स, साथ में इसको मिलाओ एसिड से, ये क्या बना करके देगा आपको, सॉल्ट बना करके देगा, और साथ में क्या रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा। ये आपका डायग्राम हो गया। अब इस डायग्राम पे कुछ एग्जांपल्स लेके आप देख लीजिए।
अगर हम बात करें यहाँ पर कि कोई एग्जाम्पल लीजिए, किसी एक मेटल का नाम बताइए आप, और फिर हम लोग देखेंगे उस मेटल के साथ इसका रिएक्शन। सपोज करिए मेटल के जगह पर मैंने लिया हुआ है सोडियम, एक बार मैं ले रहा हूँ मैग्नीशियम, और एक बार हम ले रहे हैं एल्युमिनियम को। एसिड के जगह पर हम लेते हैं HCl और देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रोसीड होगा। याद करो केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। मैंने कहा था कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो हाइड्रोजन या दूसरे लो रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से डिस्प्लेस करके और फिर खुद वहां पर बैठ जाते हैं, उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। एंड आपको याद होगा कि दीज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हेयर ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल बी प्रोसीड्स एंड सोडियम डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन एंड टेक इट्स प्लेस, देन फॉर्म्ड NaCl प्लस H2 क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। दूसरी बात, हम लोग जब एसिड की बात कर रहे हैं, देखो बच्चों एक बात और, यहाँ वाटर नहीं आएगा। वाटर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप बताओ यहाँ रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का कहीं आपको कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कहाँ से आएगा फिर, तो इस चीज़ को आप ठीक करिए। यहाँ जो ये वाटर लिखा हुआ है, ऊपर आ जाओ, सॉल्ट एंड वाटर नहीं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, और यहां भी वाटर नहीं, क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। चलिए आ जाओ यहां पर। तो अब देखो क्या हो रहा है, अभी हम बात करते हैं मेटल का, और यहां पर कोई दूसरा एसिड लेते हैं, दैट इज H2SO4। बताओ क्या बनेगा, डिस्प्लेस कर देगा तो बन जाएगा MgSO4, और साथ में H2 हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया। इसी तरीके से एल्युमिनियम का रिएक्शन करा लीजिए आप HCl के साथ में। तो अगेन देखो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है ना बच्चों, ये जो एसिड होते हैं ना, वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को रिलीज करते हैं अपने से। तो ये एसिड HCl ब्रेक होता है H+ में और Cl- में, और ये एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा अच्छा मेटल है, तो वो क्लोरीन के साथ अटैच हो जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। यानी यहाँ पर बन जाता है AlCl3 और साथ में हाइड्रोजन हो जाता है डिस्प्लेस्ड। समझ में आ रही है आपको बात। तो अगर हमारा मेटल का रिएक्शन कभी एसिड के साथ होने लगे तो क्या क्या बनेगा, रिस्पेक्टिव सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इस बात को बहुत बढ़िया से आपको याद रखना है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया से इसको याद रखना है बच्चों। इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि जब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो आपको कहा जाएगा कि हम लोग क्यों कॉपर के बर्तन में खट्टे पदार्थ को हमारा जो खास करके दही, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्यों दही को कॉपर के बर्तन में नहीं रखा जाता है। उसका कारण यही है कि हमारा जो दही होता है उसके अंदर में लैक्टिक एसिड होता है, और जो हमारा कॉपर है वो एक मेटल है। तो व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड क्या बनाएगा, सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन गैस हमारा जो फूड है वो कंटामिनेंट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, हमारे हेल्थ पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, जब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ एसिड्स को लेकर के, तो उसमें एक बातें और आती है कि सर क्या सारे मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन मार्क इसलिए आता है क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था रिएक्टिविटी सीरीज, लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं हर एक क्लास में, एक बार ये देख ही लेते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर था पोटेशियम, फिर था हमारा सोडियम, फिर था कैल्शियम, फिर था मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, निकेल, उसके बाद आप ले लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे फिर आप लीजिए कॉपर, उसके बाद है आपका सिल्वर एंड गोल्ड एंड प्लेटिनम। एक बात बताओ, इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितना ऊपर वो उतना रिएक्टिव है। यानी अगर हम बात करते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक की, तो ये सारे हाइड्रोजन से ऊपर हैं, यानी ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाते हैं। या अगर हम बात कर लें मैग्नीशियम की, जब डालेंगे उसको HCl में तो वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा देगा और बना लेगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गेट डिस्प्लेस्ड। यहाँ तक तो मामला सही है। लेकिन जब हम इसी HCl को कॉपर के साथ या सिल्वर के साथ हम अगर रिएक्ट करवाते हैं या गोल्ड के साथ करवाते हैं, तो सिल्वर हो या गोल्ड हो, इनका रिएक्टिविटी सीरीज तो बहुत कम होता है, इनका रिएक्टिविटी तो कम होता है। अब जब इनका रिएक्टिविटी कम है, आप देखते हो सीरीज में ये हाइड्रोजन से भी नीचे हैं, तो कोई रिएक्टिविटी सीरीज में जो अपने से कमजोर है वो अपने से ताकतवर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रूल था, याद करिए आप।
तो यहाँ सिल्वर खुद जो है सो कमज़ोर है किससे? हाइड्रोजन से, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। आप अगर अपने से ताकतवर आदमी के पास जा करके और तब उसको दिखाओगे कि तुम बाहुबली हो, तो फिर वो तुमको बाहुबली 2 दिखाएगा। समझ में आ रही है बात? जब छोटा बच्चा सामने होता है तो तुम उसके साथ ज़बरदस्ती करके उससे कोई चीज़ छीन सकते हो, उसको उस जगह से डिस्प्लेस कर सकते हो, भगा सकते हो, है ना, उसके सामने अपना बाहुबली दिखा करके। लेकिन जब किसी बड़े आदमी के पास जाओगे तो वो तुमको फिर बाहुबली 2 दिखाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, चलिए, तो वही देख के काम करना है। तो यहाँ पर सिल्वर क्या है? हाइड्रोजन से कमज़ोर है, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, और इन दिस केस नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। याद रखना है आपको, यानी क्या हर ही केस में सारा ही मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है? देन यू हैव टू से दैट नो सर, only reactive elements, only more reactive elements than hydrogen reacts with acid and forms salt and hydrogen gas. Understand? Yes or no? ये बात आपको समझ में आई? अगर बढ़िया से समझ में आ गई तो चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, या नहीं तो फिर अगर कोई डाउट है तो पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। India's best learning app.